Hello everyone. So today in this class we will start class 7 chapter number 1 crop production and management. So crop production and management क्या है, हम ये जानेंगे कि हम क्रॉप का जो है प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, उसका उत्पादन कैसे कर रहे हैं, इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, तो ये हम जानेंगे इसमें। सो पहले हम जानते हैं एंड पढ़ते हैं एंड समझते हैं। तो पहेली है, पहेली एंड बूझो वैन टू देयर अंकल्स हाउस। वो अपने अंकल के घर पे गए ड्यूरिंग द समर वेकेशंस। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। उनके अंकल फार्मर है। उन्होंने देखा वहाँ पर अपने अंकल के हाउस पे कुछ टूल्स रखे हुए थे लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लव एक्सेट्रा इन द फील्ड। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो बूझो है, बूझो ने कहा कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। क्यूरोसिटी जागी उसके अंदर। उन्होंने कहा कि इस टूल्स का यूज़ कैसे होता है, मुझे जानना है। सो फिर यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। आपने जाना है अर्लियर क्लासेस में कि सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड का रिक्वायरमेंट होता है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है अपना खाना खुद ब खुद बनाते हैं, स्वयं अपना खाना बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप बता सकते हो या फिर रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो कि हाउ जो है ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो आपका आंसर होगा फोटोसिंथेसिस करके, है ना। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें ह्यूमंस को, जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो एनिमल्स को अपना खाना कहाँ से मिलता है। अब आपका आंसर होगा कि प्लांट से मिलता है। अब प्लांट से मिल तो रहा है, पर हमें उसका क्रॉप जो है उसको प्रोड्यूस भी तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि हमको फूड खाना ही क्यों है। अब फूड खाना इम्पॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी, फूड से मिलेगी, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटमिन एंड मिनरल्स, उससे हमें एनर्जी मिल रही है, इसलिए हमें फूड को खाना होता है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration, excretion. We get our food from plants and animals food. तो आपको ऑलरेडी पता है, जो मैंने आपको बताया कि हमें जो है एनर्जी चाहिए होती है फ्रॉम फूड से, जो कि यूटिलाइज्ड होता है एक ऑर्गेनिज्म से, जो कि उनके बॉडी फंक्शंस को करवाता है, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। इसके लिए हमें चाहिए फूड। अब हमें फूड जो है दोनों चीज़ से मिलता है, प्लांट से भी, एनिमल्स से भी, ठीक है। अब सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ वी प्रोवाइड। अब हमें फूड चाहिए क्योंकि हमें फूड खाना है एनर्जी के लिए, तो कैसे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अब हमारी कंट्री में इतना पॉपुलेशन है तो सबको फूड चाहिए ही चाहिए। तो अब वो फूड कहाँ से मिलेगा, इतना फूड जो है प्रोवाइड कहाँ से होगा। 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो इतना फूड जो है इतने पॉपुलेशन को कहाँ से मिलेगा। तो ये पॉइंट का बात है, तो हम जानते हैं इसके बारे में। अब जो पहेली है वो थोड़ी समझदार है। वो क्या कह रही है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है वो प्रोड्यूस्ड होता है लार्ज स्केल पर, मतलब बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। जो हमें फूड जो है इतना लार्ज पॉपुलेशन में प्रोवाइड करवाना है, तो रेगुलर मतलब रोज़ रोज़ प्रोडक्शन होना, प्रॉपर मैनेजमेंट होना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में। When plants of same kind When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. अब देखो, जब भी कोई प्लांट सेम काइंड का कल्टीवेट हो रहा है एक ही जगह पे लार्ज स्केल में, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। क्रॉप की कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपल डेफिनेशन यही होगी कि कोई भी प्लांट है जिसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सिमिलर प्लांट होना चाहिए। जैसे कि अगर हम वीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वीट ही होना चाहिए पूरे के पूरे जो जगह है वहाँ पर, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट
आर डेट ऑफ वीट, मतलब जितने भी दूर पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो वीट ही होना चाहिए, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होना चाहिए उसका। इसका एग्जाम्पल वीट है, इजीली वीट हो गया, राइस हो गए, और भी चीज़ें हो गया, कैरेट, बीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरी वेरी एग्जाम्पल्स, जिससे हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ही एरिया है बहुत बड़ा सा, उसमें हम लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्रॉप कहेंगे। क्रॉप्स हो गए वो। You already know that crops are of different types like cereals. Crops different types के होते हैं, ठीक है, जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। These can be classified on the basis of the season in which they grow. इसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं सीज़न के बेसिस पे, मतलब हर सीज़न में अलग अलग चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं, जैसे मैंगो का सीज़न होता है अलग, और भी चीज़ होगी, कैरेट का सीज़न अलग होता है, स्पिनच का सीज़न अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है सीज़न के अकॉर्डिंग जो है क्रॉप्स ग्रो होते हैं और हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। वास्ट मतलब इसमें विभिन्नता है, बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ये जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में, वो आप जानते हैं। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। यहाँ पर रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के क्रॉप्स हैं, ग्रोन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट द डाइवर्सिटीज, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर, मतलब इतना डाइवर्सिटी है तो क्रॉप्स के लिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या करा कि दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स को डिस्क्राइब किया। एक होता है खारिफ, एक होता है राबी। खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स, तो हम जानते हैं इसके बारे में। खारिफ क्रॉप्स क्या होते हैं? खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी रीजन्स, ऐसा क्रॉप जो कि सो किया जाता है, किसमें, कब किया जाता है, रेनी रीजन्स में, सीजन्स, रेनी सीजन्स में आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स। ऐसा क्रॉप जिसे हम रेनी सीजन्स में ग्रो कर रहे हैं या सोन बो रहे हैं, सोन मतलब बोना किसी चीज़ को, तो बो रहे हैं, तो उससे हम कहते हैं खारिफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन होता है इंडिया में वो जून से सितंबर के बीच में होता है। इसमें क्या कहते हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड कॉटन आर द खारिफ क्रॉप्स। तो इन सबको हम उगाते हैं इस टाइम पर। तो इसमें हम क्या क्या उगा रहे हैं, खारिफ के टाइम पे खारिफ, आप ऐसे याद कर सकते हो इसकी डेफिनेशन कि खारिफ वो क्रॉप्स होते हैं जो कि रेनी सीजन्स में बोए जा रहे हैं या सोन किए जा रहे हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खारिफ। पैडी का मतलब धान होता है, धान क्या होता है, जिससे हमें चावल मिलते हैं। मेज़ का मतलब मक्का, सोयाबीन तो आप जानते ही हैं, ग्राउंडनट इज़ लाइक मूंगफली वगैरह, एंड कॉटन भी मिलता है। एंड राबी क्रॉप्स के बारे में अब हम जानते हैं। राबी क्रॉप्स क्या होता है, राबी क्रॉप्स द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन्स, इसे हम विंटर सीजन्स में ग्रो कर रहे हैं। विंटर सीजन्स कब से स्टार्ट होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स आर वीट हो गया, गेहूँ हो गया, ग्राम, दालें वगैरह हो गई, पी, मस्टर्ड एंड ठीक है लिनसीड, लिनसीड ये हो गया, ठीक है। Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. Beside these, इसे छोड़कर जैसे pulses हो गया, vegetables होते हैं, इन्हें जो है गर्मियों में ग्रोन किया जाता है बहुत जगहों पर। अब आपको इसको याद करने का ट्रिक बताती हूँ, कैसे आप इसको याद कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल्स तो आपको खुद याद करना पड़ेगा। लिनसीड का मतलब होता है फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आप जानते होंगे, अलसी, बहुत लोग इसको अपने हेयर्स में हेयर मास्क बना के यूज़ करते हैं, तो वही लिनसीड्स है। अब आपको इसको याद कैसे करना है, देखो खारिफ एंड राबी। अब खारिफ में आपका आर आ रहा है, आर से आप याद कर सकते हो कि रेनी सीजन्स के लिए यूज़ हो रहा है, ये रेनी सीजन्स में
उगाए जाते हैं इन क्रॉप्स को। अब आपका होगा इसमें भी आर आ रहा है, बट इसका आर आप छोड़ दो, इसको आप इसका उल्टा कर दो। जैसे जिसमें आर आ रहा है तो उसको रेनी सीजन में उगाया नहीं जाएगा। सबसे पहले आर आ रहा है राबी में, तो आप इसको नॉर्मल रखो कि इसको रेनी सीजन में उगाना ही नहीं है। खारिफ है, खारिफ में आर लास्ट में आ रहा है, तो इसको रेनी सीजन में उगाना है। अब जो आर नहीं आ रहा है जिसमें, उसको रेनी सीजन में उगाना है। जिसमें आर आ रहा है उसको नहीं उगाना है, इसका मतलब कब उगाना है उसको, विंटर सीजन में। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल्स तो आप खुद याद करना ही पड़ेगा, उसमें कोई ट्रिक है ही नहीं। तो बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शंस के बारे में हम जानेंगे, क्या क्या हम जो है करते हैं, बेसिक चीज़ें क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। अब बूझो आस्किंग क्वेश्चन कि हम पैडी को जो है, धान को क्यों नहीं उगाते हैं विंटर सीजन्स में। तो उसका कारण भी हम जानेंगे क्यों नहीं उगाते हैं। क्योंकि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, उसे उगाने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन ओनली द रेनी सीजन्स, इसलिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन्स में उगाते हैं। देखो बूझो जो है ना एकदम बुद्धू ही है, इसका नाम में बुद्धू आ रखा है, बी से बूझो बी से बुद्धू। एंड पहेली, लड़कियाँ वैसे भी चालाक होती हैं, इसलिए शी हैज़ अ नॉलेज। एंड बूझो हमेशा क्वेश्चन बिगड़ता रहता है। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. जो कल्टीवेशन जो है मतलब कि क्रॉप्स को उगाने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ते हैं जो कि समय के साथ साथ किए जाते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। अब आप जानेंगे कि जो ये टेक्निक्स हैं जो ये यूज़ कर रहे हैं एक्टिविटीज़ को, ये सिमिलर होती है गार्डनर से। जो गार्डनर है जो गार्डन प्लांट्स उगाता है, और इवन बाय यू मतलब तुमसे भी। कैसे तुमसे, जैसे तुम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, वैसे प्लांट्स जिनको तुम सजावट के लिए यूज़ करते हो। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के लिए, जैसे फ्लावर्स हो गए ना, आप फ्लावर्स लगा रहे हो, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, हिबिस्कस, जैस्मिन, ये सब आप फ्लावर्स लगा रहे हो। इसमें भी वही चीज़ें यूज़ होती हैं जो नॉर्मल फार्मर यूज़ कर रहे हैं अपने क्रॉप्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और ये जो एक्टिविटीज़ या टास्क जो है फार्मर करता है, इसी को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हैं इसके बारे में हम नीचे जानते हैं। विच आर लिस्ट बिलो, नीचे दे रखा है क्या क्या करना होता है हमें। सबसे पहले हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आप सॉइल का प्रिपरेशन करेंगे। एंड आप एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो है ना, ये पॉइंट्स ये आप लाइन बाय लाइन याद करना, सीक्वेंस से याद करना, ऊपर नीचे याद नहीं कर सकते हो। बिकॉज सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को लास्ट में कर दोगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, आप कैसे कर सकते हो किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन। तो इम्पॉर्टेंट है कि लाइन बाय लाइन आप याद करो। तो शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करना है पहले हमें, फिर सोइंग, फिर हमें बीज को बोना है। तो ये करना है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र्स, ताकि उसमें कोई भी अनइवन प्लांट ग्रो ना हो जाए, जो जंगली प्लांट्स होते हैं, या फिर कोई भी उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फिर इरीगेशन करना है, फिर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि इरिगेशन क्या होता है। इरिगेशन जो होता है ना, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है वाटर देने का प्लांट्स के अंदर। एंड जो ये वीडिंग होती है, वीड्स क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स जो होते हैं ना अनवांटेड प्लांट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जंगली प्लांट्स होते हैं उससे जो है ये प्रोटेक्ट करने मतलब उसको हमें बचाना भी तो है। तो पानी जब हम देते हैं ना, उसके बाद क्या होता है कि वो कम्पीट करते हैं सनलाइट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वाटर के लिए, तो ये भी ग्रो कर जाते हैं। अब हमें इसको रिमूव भी करना होता है। फिर हार्वेस्टिंग मतलब उसकी कटाई करनी होती है। एंड स्टोरेज मतलब उसको रखना होता है। तो फिर आप इसको याद कर लो, अभी साथ साथ याद कर लो, बेटर रहेगा, बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को करो मिक्स मिक्स मिक्स, फिर सोइंग, फिर बोना है, फिर उसको हमने डाल दिया। फिर क्या करा हमने, उसमें मैन्योर्स डाल दिए एंड फर्टिलाइज़र्स डाल दिए। मैन्योर खाद होता है एंड फर्टिलाइज़र्स जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हो केमिकल्स होते हैं।
एंड फिर इरिगेशन के लिए वाटर, ये आर्टिफिशियल मेथड होता है। फिर हमें प्रोटेक्ट करना है वीड से, तो हम इसको जो अनवांटेड जो प्लांट्स होंगे छोटे छोटे ग्रो कर जाएंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। अब लास्ट में आ रहा है कटाई, अब हम उसकी कटाई करेंगे, फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस समझ आ गया कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वो प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि फार्मर यूज़ करता है किसी प्लांट को बोने से पहले या लगाने से पहले। तो अब हमने इन सब के बारे में देख तो लिया। देखो, अब हमने जाना इन लोगों के बारे में कि हमें क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करनी है। अब हमें ये नहीं पता ना कि हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करेंगे। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में हमें यहाँ पे दे रखा है। अब इन सब के बारे में ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं हमें इनके बारे में आपको नीचे दे रखा है। अब हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है पहला स्टेप है क्रॉप को बोने से पहले, उगाने से पहले। तो मैंने देखो आपको पहले ही कहा था कि आपको इसको सीक्वेंस वाइज याद करना है। आप इसको मतलब कि सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते हो बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप है, तो इसलिए आपको याद करना है सीक्वेंस वाइज। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है पहला स्टेप है ग्रो करने के लिए प्लांट को। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। क्या करना है कि जो सॉइल है उसको टर्न करना होता है, पलटना होता है ताकि वो ढीली हो जाए। आपने अगर आप गाँव गए होगे तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर आता है, उसके पीछे जो होता है एक नुक सी लगी होती है जिससे वो मिट्टी को क्या करता है कि उसको खोदता है एंड उसको ऊपर करता है, जिससे सॉइल का जाता है ढीला ढीला हो जाता है। तो वही ये भी कह रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जरूरी चीज़ यही है, यही करना होता है। एंड फिर क्या होता है, फिर दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। अब हमने ऐसा कर दिया, सॉइल को लूज़ कर दिया, तो उससे क्या होगा कि ये अलाउ करेगा रूट्स को, जो हम क्रॉप उगाएंगे, प्लांट को जो हम डालेंगे बीज को, सीड को, जब भी हम उसको उगाएंगे तो उसका सॉइल में जो है ना उसका रूट बहुत नीचे तक पेनिट्रेट का मतलब जैसे कि ये हमारा सॉइल हो गया। अब हमने यहाँ पे बीज डाल दिया, पेनिट्रेट का मतलब नीचे घुस जाना, चले जाना अंदर, तो ये रूट्स आ जाएंगी बहुत नीचे तक ईजीली। तो यही कहना चाहता है ये। The loose soils allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. And इससे क्या होगा कि easily breathe कर पाएंगे, सांस ले पाएंगे। Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अभी ऐसा क्यों जो है सॉइल ऐसा क्यों अलाउ कर रहा है कि जो लूज है सॉइल है वो ब्रीथ के लिए क्यों अलाउ कर रहे हैं रूट्स को? तो हम इसके बारे में जानते हैं। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स। अब ये जो लूजन सॉइल्स है ये क्या करते हैं, ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जानते हो तो अर्थवर्म्स जो है वो सॉइल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड जो भी माइक्रोब्स जो है सॉइल के अंदर प्रेजेंट है उसके लिए भी अच्छे हैं, उसकी भी मतलब ग्रोथ करवाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। अब ये जो अर्थ वर्म्स एंड माइक्रोब्स हैं ये क्या है, फ्रेंड्स हैं किसके, फार्मर के। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि अर्थ वर्म्स जो है फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर हैं, तो ये आपको याद रखना है। सिंस दे further turn and loosen the soil and add humus to it, but why the soil needs to be turned and loosened? बट फिर भी ये क्वेश्चन आ रहा है कि सॉइल को जो है ज़रूरत ही क्यों इसको टर्न करने की एंड लूज़ करने की। अब आपने जाना है कि जो अर्थवर्म है ये और ये जो माइक्रोब्स है ये क्या कर रहे हैं, ये सॉइल के अंदर होते हैं, तो ये भी सॉइल को लूज़ कर रहे हैं एंड इसमें ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमस नमी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी क्वेश्चन यही आ रहा है माइंड में कि हमें इसकी नीड ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है हमें इसको लूज़ करने का और सॉइल को पलटने का, मतलब कि अंदर की जो मिट्टी है उसको बाहर लाने का इसकी नीड ही क्यों है। तो ये हम जानेंगे। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा हुआ है, दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ये सॉइल्स जो है कंटेन करते हैं मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। और हम कह सकते हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर ही। In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by the plants. एंड जो ये न्यूट्रिएंट्स है ये चले तो गए हैं सॉइल के अंदर। अब ये कितना अंदर गए हैं हमें क्या पता, 1 साल पहले हुआ था ना वो चीज़। अब हमें दोबारा से इसको बाहर निकालना है, तो इसके लिए हम खुदाई करें ताकि वो न्यूट्रिएंट्स जो है दोबारा से प्लांट्स को मिल पाए, अच्छे से ग्रो हो पाए। जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से, जैसे कि एनिमल हो गया, कोई प्लांट हो गया, वो डेड हो गया था, उसका डिकम्पोजिशन हो गया सॉइल के अंदर। अब हमें फिर से वो न्यूट्रिएंट्स वापस चाहिए, जो भी डिकम्पोजिशन के बाद उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स थे सॉइल के अंदर, वो हमें वापस चाहिए था, इसलिए हमने ये काम किया। Since only a few centimeters of the top layers of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो यही इसमें कहना चाहता है कि कुछ ही सेंटीमीटर्स जो है टॉप लेयर की होती है सॉइल सपोर्ट में, पर हमें क्या करना है, इसको लूज़ करना है ताकि जो नीचे न्यूट्रिएंट्स हो सॉइल्स के नीचे वो ऊपर आ पाए एंड प्लांट उसका यूज़ कर पाए उन न्यूट्रिएंट्स का। दस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब आपने जान तो लिया ही कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल का जो है क्रॉप्स के लिए। क्यों इम्पॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप बोलना चाहो तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी डेड डिकम्पोजर्स हैं प्लांट या एनिमल, वो डिकम्पोज तो हो गए हैं, बट जो भी हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए उस प्लांट के लिए वापस से वो अंदर है। टॉप लेयर पे इतना न्यूट्रिएंट्स नहीं है, अंदर है। अब हमने इसको खोद दिया, अब जितना भी हमने इसको खोदा तो उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स निकले। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है, जो प्लांट हम जो इसमें उगाएंगे, सीड को डालेंगे, उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। इससे हम प्लफिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रैक्टर जो होता है, आपने गाँव में देखा होगा कि ट्रैक्टर होता है उसके पीछे ऐसा नुक्सा लगा होता है ना, आपने देखा होगा, ऐसे ही ट्रैक्टर के पीछे होता है। अब ये क्या करता है कि अभी जब ट्रैक्टर चलेगा तो उसके पीछे पीछे जाएगा, ये पूरी मिट्टी को अंदर से ऊपर करता है। ये ट्रैक्टर है ना कि झाड़ू है, आप इसको झाड़ू मत समझिएगा, मेरी ड्राइंग को इग्नोर कीजिए। तो उसी को हम प्लफिंग करना कहते हैं। तो फार्मर क्या करते हैं गाँव में, वो प्लफिंग करते हैं। इसको हम टिलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक और डेफिनेशन मिल गई कि प्लफिंग की। पहले आपने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, क्रॉप्स क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन पढ़ी आपने पढ़ी। प्लफिंग और टिलिंग की डेफिनेशन क्या होता है, लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल्स को जो है हम क्या कहते हैं, टिलिंग कहते हैं या प्लफिंग कहते हैं। तो डेफिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, आप इसको याद करके रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे डेफिनेशंस। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लफ। जो मैंने आपको ड्राइंग अभी जो बनाया था मैंने, वो प्लफ होता है। प्लफ आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये वुड का भी सकता है, आयरन का भी सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लफिंग। हमें उसको पानी देना ज़्यादा ज़रूरी है प्लफ करने से पहले। द प्लफ्ड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स। जो प्लफ्ड फील्ड होते हैं उसके पास बिग क्लम्प्स मतलब बहुत मोटी मोटी मिट्टियाँ ऊपर को हो जाती हैं। तो हमें उसको क्या करना होता है कि हटाना भी तो पड़ेगा। ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। जो इसमें बिग क्लम्प्स बन रही हैं सॉइल्स को, उसे हम क्रम्प्स कहते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्प्स, हमें ज़रूरी है उन क्रम्प्स को तोड़ना। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो लेवलिंग ऑफ सॉइल करना भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपने उसकी प्लफिंग तो कर दी, अब आपको उसको लेवल भी करना है, बराबर करना है, फ्लैट करना है एकदम। ये बेनिफिशियल होता है
सोइंग के लिए, जो हमने उसमें सीड डाला उसको उगने के लिए, एंड इरिगेशन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वाटर के लिए। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर होता है, उसके हेल्प से हम लेवलिंग ऑफ सॉइल करते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। कभी कभी जो है मैन्योर को पहले ही डाल दिया जाता है, प्लफिंग से पहले ही। प्लफिंग को टिलिंग कहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। ये क्या करता है, अगर हमने इसको पहले डाल दिया तो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर, मैन्योर जो होता है खाद होता है, प्रॉपर मिक्सिंग एंड मैन्योरिंग ऑफ द सॉइल में हेल्प करता है। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल में हेल्प करता है। द सॉइल इज़ मॉइस्चन बिफोर सॉइंग, एंड जो सॉइल जो है मॉइस्चन करना मतलब उसको नमी देना ज़रूरी है बिफोर सॉइंग, बीज को बोने से पहले। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। तो इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं टूल्स होते हैं, औजार जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। बिफोर सोइंग द सीड, बिफोर सीड को बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। जो मैंने आपको बताया कि क्लम्प्स को जो है हम क्या कहते हैं, क्रम्प्स भी कहते हैं। क्लम्प्स टू गेट बेटर ईल्ड, हमें उन क्लम्प्स को तोड़ना है। जैसे सॉइल होती है ना, सॉइल के ऊपर बहुत मोटे मोटे से क्लम्प्स बन जाते हैं, अब हमें उनको ब्रेक करना होता है। तो हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे? ब्रेक क्यों करना है? ताकि बेटर ईल्ड हो, अच्छी खेती हो। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, बहुत सारे टूल्स से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। द मेन टूल इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस आर प्लव। जो मेन टूल यूज़ होता है इस पर्पस के लिए वो क्या है? प्लव, हॉय एंड कल्टीवेटर। प्लव का यूज़ होता है, हॉय का यूज़ होता है, एंड कल्टीवेटर का यूज़ होता है। सबसे पहले तो आप प्लव देखो, प्लव क्या होता है। देखो ये है बीम, ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है? ये डंडा है, डंडे को हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, नॉर्मल भी हम बीम कहते हैं, ठीक है। और ये आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये शाफ्ट है। शाफ्ट मतलब कि नॉर्मल एक लकड़ी का डंडा है, वो एकदम ऐसे है ना सीधा सा, तो उसको शाफ्ट कह रहे हैं। एंड ये नीचे आपको दिख रहा है, ये प्लफ शेयर है, यही इम्पॉर्टेंट है, इसी से हम प्लफिंग करते हैं। अब ये तो बैल के हेल्प से कर रहे हैं नॉर्मली, बट जो मशीन्स होता है, ट्रैक्टर वगैरह होता है, उसमें भी ऐसे ही होता है, उसमें ऐसा बहुत सारा लगा होता है, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, ऐसा बहुत सारा लगा होता है, उससे करते हैं। तो प्लफ शेयर आपने जाना, प्लफ शाफ्ट आपने जाना, एंड बीम डाला। प्लफ शाफ्ट को नॉर्मली आप कह सकते हो ये डंडा टाइप का है, तो ये डंडा जो है प्लफ शाफ्ट है, एंड ये जो ब्लेड टाइप का बना हुआ है ये प्लफ शेयर है। तो ये डायग्राम है, ध्यान से देखिएगा, लेबलिंग के लिए आ सकता है। अब हम जान रहे हैं प्लफ के बारे में, प्लफ को भी जानते हैं, प्लफ क्या है। प्लफ, दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब पुराने ज़माने से इसका यूज़ हो रहा है। फॉर टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। कितने सारे कामों के लिए इसका यूज़ हो रहा है, देखो आप। टिलिंग द सॉइल फर्स्ट वन हो गया, फिर सेकेंड वन इज़ एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, एंड थर्ड वन इज़ रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द क्रॉप, एंड फोर्थ वन इज़ टर्निंग द सॉइल। 4 काम इसका हो गए। This is made up of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals. ये वुड का बना होता है एंड इसको चलाया जाता है बाय द बुल्स की हेल्प से, या फिर अदर एनिमल्स हो गए, जैसे हॉर्स हो गया, कैमल्स हो गए। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप्ड आपने देखी इसमें, देखिए ये जो है ना, ये ट्राइंगुलर शेप का है, देखिए ऐसे है, तो ट्राइंगुलर शेप का आ गया ना ये, और ये आयरन का है, आयरन मीन्स लोहे का।
स्ट्रॉन्ग ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लफ शेयर, तो उसे हम प्लफ शेयर कह रहे हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ इज अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लफ शाफ्ट। प्लफ शाफ्ट आपको मैंने बताया क्या है प्लफ शाफ्ट, ये है ना, ये दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है ये यहाँ पे डंडा लग गया है ना, तो ये प्लफ शाफ्ट है। तो ये जो मेन पार्ट जो है ना इसका प्लफ का, वो लॉन्ग लॉग जो है, लॉन्ग मतलब लंबा लकड़ी का लग्गा जिसे हम कहते हैं, डंडा बोल सकते हो, वो है प्लफ शाफ्ट। देयर इज़ अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड अटैच्ड टू द बीम which is placed on the bull's neck. One pair of bulls and the man can easily operate the pluff. One pair of bulls and the man can easily operate the pluff. ये समझ रहे हैं आप? ठीक है, कहना चाहता है कि वन पेयर ऑफ बुल्स हो गया, वन पेयर का मतलब कि दो बुल्स हो गए, उसको हमने वन पेयर कह दिया, जो कि ईजिली जो है एक फार्मर उसको ऑपरेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो इसकी मीनिंग आपको समझ में आई कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर। आपने प्लफ शाफ्ट के बारे में जान लिया कि प्लफ शाफ्ट जो होता है लॉन्ग लॉग होता है और ये मेन होता है, बिकॉज़ ये शाफ्ट जो है ऐसा है ना डायग्राम आपका, एक सेकंड, ये शाफ्ट है, ये आपका वो हो गया प्लफ शेयर, एंड ये आपका बीम हो गया, ठीक है। तो ये जो प्लफ शाफ्ट है ये इम्पोर्टेंट काम क्यों कर रहा है, बिकॉज ये देखो ये बीम को भी जोड़ रहा है एंड ये जो आपका प्लफ हो गया उसको भी जोड़ रहा है, तो ये मेन पार्ट है इसका। एंड उसके बाद आपने क्या जाना है इसमें, देयर इज़ अ हैंडल एट द वन एंड ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के एक एंड पे हैंडल है, एंड द अदर एंड अटैच्ड टू द बीम। देखो ये एक एंड जो है अटैच्ड है बीम से, एंड ये है ना, ये हैंडल टाइप का काम कर रहा है इसमें, ये बीम से अटैच्ड हो गया, ये बीम था आपका, ये शाफ्ट है, ये प्लफ है, आप इसको हैंडल भी कह सकते हो, यहाँ पे जो हैंडल का काम कर रहा है, जैसे इसको आप लेके आगे जा सकते हो ना, यहाँ पकड़ के ऐसे धक्का मार के, इसलिए ये कह रहे हैं कि वन एंड जो है बीम से अटैच्ड है एंड वन एंड जो है हैंडल की तरह वर्क कर रहा है। वन एंड इज अटैच्ड टू द बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, एंड जो ये बीम है इसको हम बुल के नेक पे डाल रहे हैं, ठीक है। एंड वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लफ, एंड एक पेयर ऑफ बुल और जो मैन है वो ईजिली जो है इस प्लफ को ऑपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हो कैसे इसको बुल्स के ऊपर, ये दो बुल है उनको ऊपर डाल दिया गया है, ये एक एंड है, one end is attached to the beam and other end has handle, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये हो गया, अब हम जान रहे हैं द इंडिजिनस वुडन प्लफ इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लफ नाउअडेज। जो ये वुडन प्लफ था इसको हमने रिप्लेस कर दिया है आजकल के आयरन प्लफ से, धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, मतलब कि बदलाव आया, फिर हमने चेंजेस किए हर चीज़ में, तो इसमें भी चेंज हो गया कि अब हमने आयरन के प्लफ यूज़ करने। आप इंडिजिनस को पारंपरिक मतलब बहुत पहले से चलता हुआ ऐसे भी कह सकते हैं। अब हम जानते हैं होए के बारे में। हो के बारे में। हो इज़ क्या है ये? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये सिंपल टूल होता है, यूज़ होता है रिमूव करने के लिए वीड्स का। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, उनको रिमूव करने के काम आता है। एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को लूज़ करने के काम आता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड, एक लॉन्ग रॉड होता है वुड का, और आयरन होता है एक तरफ। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। तो जो आयरन का होता है ना, इसमें लगा होता है प्लेट टाइप की, ब्लेड टाइप की, तो अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंट प्लेट, प्लेट बोलो चाहे ब्लेड बोल लो, बात एक ही है,
तो वो बेंड होता है नीचे के साइड पे एंड फिक्स्ड होता है उसके एक एंड पे। किसके एंड पे फिक्स होता है? जो वुड का होता है, लकड़ी, लॉन्ग रॉड, ठीक है। वर्क्स लाइक अ ब्लेड, कैसे काम करता है? ब्लेड की तरह काम करता है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, इसको एनिमल्स के थ्रू पुल्ड किया जाता है, खींचा जाता है। पुल का मतलब खींचना, पुश का मतलब धक्का देना। इसका आप डायग्राम देख सकते हो, ये रहा। ये जो है ये रॉड है हो का, ठीक है। ये बेंट प्लेट है, ये ग्रिप है, और ये हैंडल है, ये बीम है, ये रॉड है। ये पूरे का पूरा इसको बीम कहा गया है, ठीक है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। वेट, देखिए ये जो है ये पूरा दिख रहा है आपको? ये पूरा का पूरा क्या है? उसका रॉड है। इस पूरे का हमने रॉड कहा है। एंड जो इसमें फंसा हुआ सा है ये टाइप का, इसे हमने बीम कहा है। एंड ये जो है ना ये बेंट प्लेट, ये है आयरन का, ये बेंट प्लेट है। एंड ये ग्रिप है और ये हैंडल है, तो ये हो है, ठीक है। अब कल्टीवेटर के बारे में जानते हैं। कल्टीवेटर, नाउअडेज प्लफिंग इज द डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। तो जो हम ट्रैक्टर से करते हैं उसे हम कल्टीवेटर कहते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। तो ये कल्टीवेटर का यूज़ जो है सेव करता है लेबर को भी, टाइम को भी। तो जो मैंने आपको बताया था वो कल्टीवेटर होता है। प्लफ नॉर्मल आपका ये जो होता है ना, ये इसे हम प्लफ कहते हैं, प्लफ शेयर या प्लफ कह दो। एंड जो ये खुदाई होती है मिट्टी को उसे हम प्लफिंग या टिलिंग कहते हैं। एंड जो ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं उसको हम कल्टीवेटर कहते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया सब में? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर से एक बार बता दूं मैं आपको कि प्लफिंग या टिलिंग क्या होता है। प्लफिंग या टिलिंग होता है आपने मिट्टी को जो है ऊपर कर दिया एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल कर दिया, उसको प्लफिंग कह दिया। एंड प्लफ क्या होता है? प्लफ मैंने आपको बताया, देखिए ये है हमारी बीम, ये है शाफ्ट, ये है प्लफ। तो ये पूरे को हमने प्लफ कह दिया। ये प्लफ शेयर है तो उसको हमने पूरे को प्लफ कहा। यहाँ पे लिखा भी आपका डायग्राम में देखो, ये पूरा का पूरा प्लफ होता है। एंड ये प्लफ के पार्ट्स हैं। एंड जो ट्रैक्टर के थ्रू हो रहा है वो कल्टीवेटर है। होपफुली अब आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, पहले नहीं होगा। पहले मैंने आपको नॉर्मल इजी वे में बताने के लिए प्लफ कहा था इसको, बट ये प्लफ नहीं होता, ये कल्टीवेटर होता है। वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए कि प्लफ होता क्या है। उस टाइप का भी ये है ना, इसलिए मैंने आपको वैसे ही रिलेट करवाया था। कल्टीवेटर, nowadays pluffing is done by tractor driven cultivator. The use of cultivator saves labor and time. ये दोनों चीज़ करता है, मतलब कि जो प्लफिंग जो होता है डन होता है कल्टीवेटर के थ्रू से, ये टाइम भी बचाता है, लेबर को भी बचाता है, सेव करता है, दोनों चीज़, ठीक है। कल्टीवेटर बस इतना ही दिया है, बहुत कम दिया है कल्टीवेटर आपको। तो कल्टीवेटर तो हो गया। कल्टीवेटर नॉर्मली इतना ही था कि जो ये होता है इससे आप कल्टीवेटर कह रहे हैं। तो आपको सब समझ में आया कि प्लफिंग क्या होता है एंड होए क्या होता है, कल्टीवेटर क्या होता है। ये क्या है? ये टूल्स है, किसके? फार्मर के। यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, है ना। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स में आपको क्या क्या बताया गया था? प्लफ के बारे में बताया गया था, होए के बारे में बताया गया था, कल्टीवेटर के बारे में बताया गया था। तो तीनों चीज़ के आपके डायग्राम ये है प्लफ, ये जो आपको दिख रहा है ये प्लफ है। एंड दिस वन इज होए एंड दिस वन इज, ये कल्टीवेटर है, ये ट्रैक्टर है ना, ये कल्टीवेटर है जो कि ट्रैक्टर के थ्रू चलाया जा रहा है, ठीक है।
अब हमारा आ रहा है सोइंग। अब जो ये सोइंग है ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस पार्ट में इसको हम इतना ही रहने देते हैं वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया हो आपको लेक्चर तो आप कमेंट में कहिएगा पार्ट 2 ऑफ दिस लेक्चर, तो आई विल अपलोड इट सून एज वेल एज जैसे जैसे रिकॉर्ड हो जाएगा मैं आपको डाल दूँगी। एंड लेक्चर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे जो है वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले, बिकॉज़ कोई फिर देखेगा नहीं तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता। तो इसलिए आप देखिएंगे तभी तो हम नया कंटेंट आपको देंगे, लेक्चर्स वगैरह। तो इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। अगर कमेंट्स आ रहे हैं तो फिर मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, अगर नहीं आएंगे तो फिर आई विल नॉट अपलोड पार्ट 2। ओके, आपको समझ में आ गया ना इतना? तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।